सुनो भाई, देखो सबसे पहले जो बातें बता रहा हूँ कि तुम्हें ट्रेडिंग अकाउंट सारा सारा करना आ गया होगा। भाई ध्यान रख के चलना, जो सबसे टफ माना जाता है ना वो ट्रेडिंग अकाउंट को ही माना जाता है, अगर मानना चाहे तो। ठीक है, वरना बहुत सारी बातें लोग बोलते हैं सबसे आसान यही है, क्योंकि छोटा सा बनता है वो, लोग लगता है आसान वही है। अब क्या देखो है ऐसा कि जो ट्रेडिंग अकाउंट है, अगर तुम उसको समझ गए तो तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट सारे के सारे यूं हो जाते हैं। उसमें कुछ नहीं है, तुम्हें आइटम्स पहचानने हैं, ठीक है, और कौन कौन सा आइटम पहचानने हैं वो सारे सारे बताऊंगा अभी। ठीक है, तो एक पहले हेडिंग डाल लो, आइटम्स डाल लो, या फिर मान लो पर्टिकुलर्स, वही दोनों बोलते हैं। ठीक है, आइटम्स या फिर पर्टिकुलर्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। भाई सबसे पहली बात जो तुम्हें इसके अंदर ध्यान रख के चलनी है वो बात यह है कि इसके अंदर ऑल द इनडायरेक्ट आइटम्स आर इंक्लूडेड। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? ऑल द इनडायरेक्ट आइटम्स आर इंक्लूडेड। आइटम में बी ऑफ टू टाइप्स। जो फर्स्ट है वो एक्सपेंडिचर हो सकता है, दूसरा हमारे पास इनकम। ठीक है, हमें क्या ध्यान रख के चलना है कि भाई जो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस है उसके अंदर कौन से आइटम को रिकॉर्ड किया जाता है? इनडायरेक्ट आइटम को। तो हमारे पास क्या है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर हो सकते हैं या फिर इनडायरेक्ट इनकम हो सकती है, दोनों में से कुछ भी एक होगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है पहले। अब देखो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात तुम्हें समझिए क्या चलनी है इसके अंदर। देखो मैं जितने भी तुम्हें बातें लिखवाऊंगा ना वो सारी की सारी बात समझा के कराऊंगा, और फिर आगे अगर कोई सभी आइटम्स वगैरह आते हैं तो उन सबको भी देखा जाएगा लाइन से। ठीक है, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बताता चलूंगा कि क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे भाई पहली बात करते हैं हमारे पास सैलरीज। ठीक है भाई, अगर सैलरी की बात आ गई ना, अच्छा बताओ, जो वर्कर काम कर रहे होते हैं, जो वर्कर काम कर रहे होते हैं ऑफिस के अंदर, उन्हें क्या मिलती है? सैलरी। ठीक है, और मैं बोल दूं वेजेस, तो फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं उसे मिलते हैं दिहाड़ी। देखो नॉर्मल सी बात है, मान के चलो कि हमारी ना कंस्ट्रक्शन की कंपनी है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन की अगर कंपनी है तो कंस्ट्रक्शन की कंपनी के अंदर क्या होगा भाई, उसका जो ऑफिस होगा वहां पे, अगर वहां पे एम्प्लॉय छुट्टी भी मार लेता है तो भी इसकी सैलरी पूरी बराबर मिलती है, यानी कि सैलरी काटनी जाएगी। लेकिन अगर कोई वर्कर है और वो छुट्टी मार रहा है, ठीक है, तो भाई उसकी दिहाड़ी कटती है। बात समझ में आ रही है? ये बात तो पता होगी। जैसे मान लो कि एक हमने किसी 4 बिल्डर को काम पे रखा, ठीक, अब ऐसा हुआ कि एक दिन एक बंदा नहीं आया, उसको उस दिन की सैलरी मिलेगी? नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नॉर्मल सी बात है। तो भाई ये क्या होता है, ये वेजेस की बात है। सैलरीज क्या होती है? सैलरीज भाई हमारे पास जो है वो एक टाइप का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, क्योंकि ऑफिस से रिलेटेड खर्चा है। हमें क्या ध्यान रख के चलना है कि ऑल द एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू द ऑफिस, दीज ऑल आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास इनडायरेक्ट इनकम क्या होते हैं भाई? जो प्रोडक्शन से हटा के बाकी की बात हो ना वो। तो मैं एग्जांपल दे सकता हूं, मैं बोल दूं बैड डेप्ट रिकवर्ड, बैड डेप्ट रिकवर्ड, ये प्रोडक्शन से रिलेटेड तो नहीं है ना? ठीक है, और मैं कुछ एग्जांपल बोल दूं, मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है कहीं पे, किसी बैंक में मैंने एफडी करा रखी है 50 लाख रुपए की, उस पे से क्या है कि पैसा रिटर्न आया, इंटरेस्ट मिलता है ना, ब्याज मिलता है। ठीक है, मैंने किसी बैंक में कैश जमा करा रखी है, एफडी करा रखी है, उससे पैसा आया मेरे पास, तो ये जो पैसा है ये भी क्या है? एक टाइप प्रोडक्शन से है, बाहर से? प्रोडक्शन से पैसा तो नहीं है ना, ये बाहर से पैसा आ रहा है। हमें क्या ध्यान रखना, अगर प्रोडक्शन से रिलेटेड पैसा होता है, अगर कोई सा पैसा प्रोडक्शन से रिलेटेड आया है तो हम क्या बोलेंगे भाई? डायरेक्ट, और नहीं आया तो इनडायरेक्ट। ठीक है, तो भाई सारी बातें लिखवा रहा हूं। पहले मैं तुम्हें क्या है कि जितने एक्सपेंडिचर है वो सारे लिखवाऊंगा, उसके बाद जितने भी इनकम होगी वो सारे। ठीक है, तो भाई पहला सैलरीज है, दूसरा है मेरे पास ऑफिस रेंट। ऑफिस रेंट भाई सिंपल सी बात पता लगी, ऑफिस की बात आ गई तो यही आएगा इसके अंदर। ठीक, अगला मैं तुमसे बोल दूं कि भाई ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी, ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी। और फिर जो फोर्थ बात है भाई हमारे पास, मान लो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी।
भाई सिंपल सी बात तो लग रही है ना, प्रिंटिंग स्टेशनरी ऑफिस के अंदर ही होता है, अदरवाइज नहीं होता। उसके बाद अगला हमारे पास है पोस्टेज, कोरियर, टेलीफोन एंड इंटरनेट। पोस्टेज, इंटरनेट, कोरियर और भाई जो भी चीज इसके अंदर है, टेलीफोन का एक्सपेंसेस। ठीक है। और जो अगर अगली बात कर देते हैं हम, हमारे पास है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। भाई इसकी बात करते हैं, होता क्या है? भाई सुनो, इसके बारे में समझ जाओ कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस क्या होता है। ऑल द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू एनी लीगल इंक्वायरीज, किसी भी अगर लीगल चीज पे कोई खर्चा हमने किया है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक टाइप का हमारे पास क्या है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा और उसी को बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ठीक है, कुछ कुछ मैं तुम्हें इसके एग्जांपल दे सकता हूं। जैसे मान के चलो कि ऑडिटिंग होती है कंपनी के अंदर। कंपनी के अंदर ऑडिटिंग का मतलब समझो क्या होता है। अच्छा चलो तुम्हें छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जो तुम समझ जाओगे। जैसे मैंने बोला कि कंपनी के अंदर ना बहुत सारी गलतियां हो रखी है। गलतियां हो जाती है ना, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, इसे ठीक पता कौन करता है? कोई अकाउंटेंट नहीं करता उसको ठीक। अकाउंटेंट के बस की नहीं होती कि इन गलतियों को ठीक कर दे। जैसे जो भी कंपनी के अंदर जैसे कोई गलती निकल आए ना, अकाउंटेंट तो ऐसे पागल से हो जाते हैं, मेरे से भी ठीक नहीं होगा, तो एक सीए को बुलाया जाता है। ठीक है, वो सीए क्या करता है भाई, वो आता है और उसके बाद जाके जितने भी खर्चे वगैरह होते हैं वो सारा सारा देखता है। ठीक है, अब जैसे मान के चलो मैं ऐसा बोल दूं कि हम ना बहुत सारी एंट्री रिकॉर्ड करना भूल गए और हमें उसी डेट पर रिकॉर्ड करनी है, भाई सीए को बुलाया जाता है। ठीक, अब जैसे दूसरी बात और मान लो कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम अकाउंटिंग करते हैं, वो सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया। मान लो ऐसा होता ना कि बहुत सारी फाइल वगैरह डिलीट हो गई, या और भी जो जो बातें होती हैं वो सारी सारी चीजें हुई हैं। तो कभी भी अगर इस टाइप के खर्चे वगैरह जो होते हैं ना, वो सारे सारे किस बात है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के अंदर आता है। ठीक है, या फिर कोई सा भी लीगल खर्चा हो गया। भाई लीगल खर्चा का मैं तुम्हें एग्जांपल दे सकता हूँ। तुमने प्लॉट खरीदा, ठीक है, वहां की रजिस्ट्री कराई, तो ये तो लीगल खर्चा हुआ ना, किसके अंदर आ जाएगा? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के अंदर। ठीक है, और भाई देख लो अगला मेरे पास है सेल्समैन कमीशन। भाई ध्यान रख के चलना, कोई सा भी कमीशन हुआ ना वो सारा सारा इसी के अंदर आ जाएगा। ठीक, सेल्समैन कमीशन है। और अगर नॉर्मल सा कोई सा कमीशन आ गया तो भी, अगर कोई सा नॉर्मल कमीशन आता ना तो भी इसी के अंदर आ जाएगा। अगला हमारे पास है फ्राइट ऑन सेल और फ्राइट आउटवर्ड। फ्राइट ऑन सेल या फिर फ्राइट आउटवर्ड। ठीक है, और जो अगली बात करते हैं हम वो है डिलीवरी व्हीकल एक्सपेंसेस। डिलीवरी व्हीकल एक्सपेंसेस। फिर भाई जो हमारे पास नेक्स्ट है वो मान लो इंश्योरेंस एक्सपेंसेस है। इंश्योरेंस एक्सपेंसेस। अच्छा मुझे भाई एक बात बताओ, मैंने क्या किया कि ये मान लो मैंने ना जो कुछ ना हमारे कॉलोनी में मान लो कुछ ना लोग आए, ठीक है, हमने क्या किया, हमारी फैक्ट्री वहीं पे, हमने सबको ना अपना जूस के इतने छोटे छोटे डब्बे, देखो वैसे हमारे जूस के डब्बे बड़े बड़े, हमने क्या किया इतने छोटे छोटे डब्बे ना उनको दे दिए ऐसे ही। ठीक है, तो ये खर्चा किस चीज़ के ऊपर है? हमने फ्री सैंपल दिया, सब बांटा है, एडवर्टीजमेंट होता है। ठीक है, बात पता लग रही है। तो अगर कोई सा फ्री सैंपल हुआ ना, वो भी किस में आ जाता है, वो एडवर्टीजमेंट के अंदर आता है। ठीक है, तो ये चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। भाई देखो ये ना जो फर्स्ट टर्म का तुम्हारा साथ आ रहा है वो तुम्हें याद होना ही चाहिए, वरना तुम्हें दिक्कत आएगी इसकी वाली। ठीक है, तो देखो भाई इंश्योरेंस एक्सपेंस है। अगला मेरे पास है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। फिर भाई जो हमारे पास नेक्स्ट है 12 सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। सेलिंग एंड
डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। 13 हमारे पास जो है वो है इंटरेस्ट ऑन लोन। भाई सुनो ये हमारे पास है, एक बार ध्यान सब यहाँ देखो, अगर तुम्हारे पास ऐसा लिखा हुआ गया इंटरेस्ट ऑन लोन, क्या लिखा हुआ है भाई, इंटरेस्ट ऑन लोन लिखा गया, उसमें अगर लिखा हुआ है डेबिट, बात समझ आ रही है, उसके ब्रैकेट में लिखा हुआ डेबिट, तो क्या करोगे उसका, और अगर लिखा हुआ क्रेडिट तो क्या करोगे उसका। भाई डेबिट का मतलब खर्चा होता है, सबको पता है, ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन है तो हमारा खर्चा हुआ है, एक्सपेंस है नहीं, ठीक। तो भाई देखो मेरे पास क्या है कि इंटरेस्ट ऑन लोन है, अगर सिर्फ इतना लिखा आता है और इसके साइड में तुम्हारे पास डेबिट या क्रेडिट लिखा होता है, तुम्हें उसका बेस पे समझना है। एग्जाम जब तुम दोगे ना उसमें ये लिखा होगा डेबिट या क्रेडिट, तुम्हारे ना बेस चेक कर लेते हो वो थोड़ा मोड़ा तुम्हारा बेस चेक कर लेंगे कि भाई तुम्हें आता है या तुम ऐसे तुक्के मार मार के पास हुए हो, ठीक है। तो तुम्हें क्या समझना है कि अगर डेबिट लिखा हुआ है, डेबिट क्या होता है, ऑल द एक्सपेंसेस आर, ठीक है, जितने भी एक्सपेंस और लॉस होते हैं डेबिट तो करते हैं, और अगर क्रेडिट है तो इनकम होगी। देखो खर्चा बढ़ता है डेबिट होता है, लॉस बढ़ता है तो भी डेबिट होता है, और हमारे पास अगर इनकम बढ़ती है तो क्या होता है, क्रेडिट। बात हमारी अगर इनकम बढ़ी तो क्या होता है मेरे पास, क्रेडिट होता है। भाई यही बात है तुम्हें समझ के चलनी है अभी से लेके ना एंड तक, तुम्हें क्या डेबिट और जो क्रेडिट के रूल हैं ये सारे ध्यान रख के चलने, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। अब सुनो भाई, तो हमारे पास इंटरेस्ट ऑन लोन है, पता लग गया कौन सा है, हमने लोन लिया होगा उस पर हमने इंटरेस्ट पे किया है। उसके बाद भाई अगला है डिस्काउंट अलाउ, ठीक है, जो 14 है वो है डिस्काउंट अलाउड है, ठीक है भाई, हमने किसी को डिस्काउंट अलाउ किया है, वो भी हमारे पास क्या है कि एक टाइप का सेल्स के बेस पे होता है, तो वो सारे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुए। भाई पता लग रहा है डिस्काउंट अलाउ क्या है सबको, डिस्काउंट अलाउ क्या होता है, अगर मैंने किसी को सामान बेचा, ठीक है, मान लो 1450 रुपए का सामान था, 50 रुपए छोड़ दिए मैंने, ठीक है, उसने बोला कि भाई 1400 में देगा तो बता, ऐसे तो होता है ना नॉर्मल, हम मार्केट में सामान हम ही तो बार्गेनिंग करते हैं, तो डिस्काउंट देता है वो, उसका तो लॉस हुआ ना। वैसे मान लो हमारी कंपनी है, हमारा सामान 1450 रुपए का है, उसने बोला 50 रुपए डिस्काउंट देगा तो लूंगा, तो हमने 50 रुपए छोड़ दिए उसको, हमने क्या डिस्काउंट क्या किया, अलाउ कर दिया, ठीक है, ये चीजें होती है। तो भाई डिस्काउंट अलाउ क्या हमारा एक टाइप का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। उसके बाद अगली बात कर दूं भाई बैड डेब्ट, अगर बैड डेब्ट हो जाता है तो, बैड डेब्ट का मतलब पता ही है, देखो भाई बैड डेब्ट का फिर मतलब बता रहा हूं कि मुझे किसी से पैसे लेने थे, और वो पैसे नहीं मिलने वाले, ठीक है, जैसे मान लो राम एक पर्सन था, मैं उससे पैसे लेता, अब क्या हुआ, कोई दिक्कत आ गई उसके घर में, मान लो वही मर गया या फिर मान लो बैंक करप्ट हो गया। अच्छा भाई एक बात ध्यान रख के चलना, अगर तुम इन केस आगे कभी बिजनेस करते हो तो अगर तुम ऐसे किसी पर्सन को पैसे दे रहे हो जो बैंक करप्ट है, तुम ना लगा लेना पूरा एडी से लेके क्या बोलते हैं जो भी, ठीक है, चोटी तक का जोड़, ठीक है, तुमसे पैसे नहीं निकलवा पाओगे। हाँ वो बात अलग है, तुम उसको क्या होता है सुपारी दे दो किसी की पैसे निकाल, तो बात अलग है, ठीक, लेकिन तुम कानूनी रूप से पैसे नहीं निकलवा पाओगे, क्योंकि कानून ने बोल रखा है भाई बंदा बैंक करप्ट है। बैंक करप्ट अगर कोई भी एक पर्सन बैंक करप्ट उसको बोल दिया गया, कहला दिया गया कि हाँ भाई ये बैंक करप्ट है, तो उस केस में अगर तुम उसको पैसे दे रहे हो, समझो तुम पैसे डालो नाले के अंदर जो कभी मिलने नहीं वाले, ये चीज है। तो भाई अगला हमारे पास है डेप्रीसिएशन, जो हमारे पास क्या है डेप्रीसिएशन। क्या होता है डेप्रीसिएशन, अगर किसी असेट्स की वैल्यू में जो कमी आती है ना, वही हमारा क्या होता है डेप्रीसिएशन। अच्छा ये बात तो पता है सबको कि जो डेप्रीसिएशन का अमाउंट है उसका एक रिजर्व बनता है। जैसे मान लो 10 लाख की मशीन थी, पहले साल हमने लगाया डेप्रीसिएशन, ये एक मान लो 1 लाख का डेप्रीसिएशन था, वो अमाउंट कहाँ जाता है, प्रॉफिट में से निकाल के रिजर्व में रखते हैं, ऐसे तो है ना, फिर प्रॉफिट में से निकाला रिजर्व में, ऐसे रखते रखते क्या करते हैं उसको जमा करके रखते हैं। अच्छा वो सिर्फ वहीं पर आता है, उसे इन्वेस्ट किया जाता है, जहां पे इन्वेस्ट करते हैं वहां से पैसा आता है। अच्छा ये जो पैसा आया ये क्या होगा, एक टाइप की इनकम ही तो होगी ना, तो ये भी किस में आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। बात समझ आ रही है। सुनो भाई अगला हमारे पास लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर और थेफ्ट और डैमेज। ठीक है भाई, अगर कोई सा भी लॉस ऑफ गुड्स तुम्हारे पास हो जाता है ना, लॉस ऑफ गुड्स,
अगर तुम्हारे पास कोई सा गुड्स लॉस हो गया किसी भी तरीके से, तो तुम्हें क्या है कि यहां पे रखना है। अगला हमारे पास है इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है हमने। इंश्योरेंस प्रीमियम भाई सबको पता ही है, कंपनी का अगर हमने इंश्योरेंस करा रखा है या फिर हमने अपने गुड्स का इंश्योरेंस करा रखा है, उसका प्रीमियम पे करना होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें देखी जाती है। और भाई उसके बाद अगला है हमारे पास मिसलिनियस और सेंड्री और जर्नल एक्सपेंस। भाई सबको पता ही है, मिसलिनियस हो गया या फिर मान के चलो तुम्हारे पास क्या आ गया, सेंड्री एक्सपेंस हो गया या फिर जर्नल एक्सपेंस आ गए, वो सारे इसी के अंदर आएंगे। ठीक है, तो सेंड्री एक्सपेंस याद रख के चलना। भाई सेंड्री के बदले एक बात और आ सकती है, क्या आ सकती है, पैटी। सेंट्री एक्सपेंसेस, पैटी एक्सपेंसेस, मिसलिनियस एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, अगर ये सारे आते हैं वो इसी के अंदर आएंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि सेंट्री एक्सपेंसेस डाल दे रहा हूं मैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब सुनो, जो भाई हमारे पास अगली बात करते हैं, वो क्या क्या चीजें हो सकती हैं। भाई बैंक का चार्ज, बैंक चार्ज दे लो, बैंक ने कोई सा चार्ज किया है वो इसके अंदर आ जाएगा। बैंक चार्ज का मतलब पता है ना भाई, वो किसी भी तरीके से होता है, डिस्काउंटिंग चार्ज भी हो सकता है या फिर बैंक से हम अपना कुछ काम करवाते हैं उस पर चार्ज लेता है, वो भी हो सकता है। तो भाई ये सारी बातें देखी जाती हैं। उसके बाद है, अच्छा भाई एक बात बताओ, एक ना एम्प्लॉय हमारी कंपनी में काम करता है, ठीक है, वो बंदा सामान चोरी करके भाग गया, वो कहां लिखेंगे, बैड डेब्ट हो गई। एक बंदा है, ठीक है, वो हमारे कंपनी में सामान चोरी करके भाग गया, अब उसे कहां लिखा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, ट्रेडिंग में कहां लिखा जाएगा। हाँ चलो ठीक है, किस नाम से लिखेंगे, हाँ ठीक है, लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट। ठीक है, मैंने अभी बताया था, बाय थेफ्ट, बाय फायर, बाय डैमेजेस। ठीक है, जो भी चीज है देख के चलना। भाई इसके बाद में अगली बात कर दूं, अच्छा मैंने बोला एक्सपेंसेस ऑन फर्नीचर, फर्नीचर के ऊपर एक्सपेंस हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा इसमें, एक्सपेंस दो टाइप से हो गए। ठीक है, एक मेरे पास है कैपिटल नेचर का होता है, दूसरा रेवेन्यू नेचर का होता है। ठीक है, तो ये जो कैपिटल नेचर का है, सीधा करके बैठ जाओ। सुनो भाई, हमारे पास क्या है कि एक कैपिटल नेचर का है, ठीक है, दूसरा क्या है, रेवेन्यू नेचर का। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है भाई, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हमारे असेट्स की वैल्यू को बढ़ा दे। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास एक मशीन थी पहले, ठीक है, उस मशीन में मैंने जो वो होते ना पंखड़ी टाइप लगी होती, पहले प्लास्टिक की लगी हुई थी। ठीक, अब क्या हुआ भाई, मैंने उसको मैंने ना वो मान लो टूट गई घूमते घूमते, अब मैंने उसमें लोहे की लगवा दी, इसे बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है भाई, देखो एक बात ध्यान रख चलना, तुम्हारे 11th क्लास तक ना बहुत ही लिमिटेड बता रखा है तुम्हें कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। ठीक है, मैंने फिर भी थोड़ा सा और आगे पुश किया था कि भाई तुम्हें समझ में आ जाए। ठीक है, वो बाकी बात की बात है, वरना और बच्चों को क्या पता होता है कि ऑल द एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन अ फिक्स्ड असेट्स आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। वो सारे सोचते हैं कि किसी भी फिक्स्ड असेट्स के ऊपर अगर कोई सा खर्चा किया गया उसी को बोल देंगे कैपिटल, लेकिन भाई एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। नॉर्मल सी बात क्या है हमारे पास कि अगर हमने किसी असेट्स के ऊपर कोई खर्चा किया है, ठीक है, और उससे उसकी वैल्यू बढ़ गई है, तो उसे बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। दूसरी बात, कोई नई असेट्स बिफोर पुट टू यूज, मतलब कि यूज करने से पहले, किसी नई असेट्स पे यूज करने से पहले जितने भी खर्चे हुए हैं, कोई नई असेट्स है मेरे पास, उसको मैंने भी यूज करना शुरू नहीं किया, उस पर जितने भी खर्चे होंगे वो सारे क्या होंगे मेरे पास, कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे। ये वाली बातें क्लियर होगी। उसके बाद भाई कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। हाँ भाई कोई ये बताएगा, अच्छा ये बताओ, एक ना मेरी कंपनी क्या है कि मान लो शूज बेचती है, जूते बेचती है। ठीक है, अब क्या हुआ, उस जूते को बेचने के लिए यहाँ से ना मुझे मुंबई जाना पड़ता है। ठीक, मुझे क्या है कि यहाँ से मुंबई जाना पड़ता है, तो मुंबई जाते वक्त ना कंपनी का मालिक बोला मुझे भी ले चल। ठीक है, अब कंपनी के मालिक के लिए एक टिकट बुक करनी पड़ गई, जो कंपनी का मालिक है उसके लिए भी मुझे टिकट बुक करनी पड़ गई। अब ये जो कंपनी के मालिक के लिए जो मैंने टिकट बुक करी है वो खर्चा कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, ट्रेडिंग में, कहाँ जाएगा। देखो जितना तुम्हारे पास ज्ञान है तुम सोचोगे प्रॉफिट एंड लॉस में जाना चाहिए, तुम्हारे पास जो ज्ञान है।
ठीक है। अगर थोड़ा और पिछला ज्ञान लगाओगे ना तो एक टाइप का ड्राइंग है, समझ रहे हो ना, ठीक है। और ड्राइंग कहाँ जाता है, उसके कैपिटल में से लेस कर देंगे, ठीक है। अच्छा भाई चलो ठीक है, एक बार को मान लिया हमने। अच्छा मैं अगला बोल दूं, इनकम टैक्स पे किया हमने क्या पे किया, इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स कहाँ जाएगा, अगर मैं इनकम टैक्स पे करता हूं वो सारी बात कहाँ जाएगी, खर्चा एक टाइप का प्रोडक्शन से रिलेटेड है नहीं है, तो कहाँ जाएगा फिर, जाना चाहिए ना। लेकिन सबके बारे में आगे बात करूंगा, ठीक है, क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं होती हैं। मैंने डोनेशन किया तो डोनेशन, अगर मैं डोनेशन कर दूं तो क्या होगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। चैरिटी वो कहाँ जाएगा, इसी के अंदर जाएगा, ठीक है। अच्छा चलो एक बात और, कंपनी के मालिक को कुत्ते ने काट लिया, ठीक है, और कुत्ते ने काटना उसने कंपनी के पैसे से इलाज कराया, ये कहाँ जाएगा, ड्राइंग है ना, ठीक है। चलो ड्राइंग के बारे में तो बाद की बात है, ठीक है। तो भाई अच्छा तुम्हें पता है ना, जो कंपनी होती है बहुत तेज होती है, पता लग रहा है क्यों तेज होती है, क्योंकि उससे अपना प्रॉफिट दे। कंपनी के मालिक को कुत्ते ने काटा नहीं कि इलाज करा दे, वो भी जोड़ दिया उसी में, चल ये चीजें होती है। अब भाई हम इनकम की बात कर लेते हैं, इनकम कहाँ कहाँ से आ सकता है। मैं तुम्हें एक्सपेंसेस बता दिए, ठीक है। अब हमारे पास जो भी है वो है इनडायरेक्ट इनकम। भाई सबसे जो पहला मेरे पास है ना, वो क्या क्या आ सकता है। देखो पहले मैं तुमसे बोल दूं कि अगर मैंने अपनी फैक्ट्री का जो भी अमाउंट है ना, उसको मैंने मान लो, एक मेरे पास एक ना खाली कमरा पड़ा रहता है, मैंने उसको दे दिया रेंट पे, मैंने क्या किया, उसको रेंट पे दे दिया, ठीक है। तो उसमें क्या लिखेंगे, रेंट रिसीव, ठीक है। वो क्या होगा मेरे पास, रेंट रिसीव। चलो भाई समझ गया, रेंट रिसीव लिखा होगा, तुम बोलोगे हाँ भाई इनकम आई है, अच्छी बात है। अगर रेंट रिसीव लिखा हुआ गया तुम क्या समझोगे, इनकम आई है, ठीक बात है। लेकिन सिर्फ रेंट लिखा हुआ गया तो क्या करोगे, सिर्फ रेंट लिखा हुआ है, रेंट क्या रिसीव मानोगे, पेड मानोगे, इसे पेड मान के चलना, ठीक है। तीसरा क्या लिखा हो सकता है भाई, वहां पे रेंट में तुम्हारे पास डेबिट या फिर क्रेडिट लिखा हुआ सकता है, ठीक है। रेंट में अगर तुम्हारा लिखा हो गया डेबिट और लिखा हो गया अगर क्रेडिट, डेबिट का मतलब क्या है, एक्सपेंसेस, सबको पता है, और क्रेडिट का मतलब, ठीक है, एक्सपेंसेस हुआ तो कहां पे, डेबिट साइड। भाई एक्सपेंसेस होता डेबिट साइड लिखेंगे ना, प्रॉफिट एंड लॉस के, ठीक है। और अगर ये हुआ मेरे पास तो इसको लिखेंगे क्रेडिट साइड, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। तो अगली बात करते हैं भाई, जो हमारे पास सेकंड है वो देख लो क्या चीज है भाई। अगला है हमारे पास डिस्काउंट रिसीव हुआ है हमारे पास, ठीक है। मैंने क्या बताया अगला, डिस्काउंट रिसीव्ड। भाई देखो डिस्काउंट रिसीव लिखा होगा तुम समझ जाओगे हाँ भाई डिस्काउंट रिसीव है। अगर इसमें डेबिट लिखा हुआ है तो, अगर सिर्फ लिखा हुआ है मान लो ऐसा लिखा हुआ है डिस्काउंट, ठीक है, और ब्रैकेट में तुम्हारा डेबिट या क्रेडिट लिखा हुआ है, डेबिट हुआ तो खर्चा, तो एक टाइप का लॉस हुआ ना, डिस्काउंट अलाउ होगा, और अगर क्रेडिट हुआ तो डिस्काउंट रिसीव है। बात समझ रहे हो सब, तो डेबिट क्रेडिट समझ के चलना, ठीक। अगला भाई हमारे पास जो है वो है कमीशन अर्न, ठीक है, वो है कमीशन अर्न, ठीक है। भाई जो कमीशन अर्न करी है मैंने, ठीक है, क्या बातें आएंगी इसके अंदर, कमीशन की बात चल रही है, ठीक है। तो मैं क्या समझूंगा भाई, चलो ठीक, कमीशन अर्न लिखा होगा समझ जाएंगे हाँ भाई कमीशन हमें मिली है। लेकिन अगर कमीशन के बदले तुम्हारे पास सिर्फ कमीशन लिखा आ गया तो भाई तुम क्या समझोगे यहाँ पे, अगर सिर्फ देखो पता है, अगर सिर्फ कमीशन लिखा हुआ आ रहा है ना तो एक थोड़ी सी बुरी बात हो सकती है। बुरी बात क्या हो सकती है भाई, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, ठीक है। लेकिन ना वो बहुत तेज होते हैं, वो क्या करते हैं ब्रैकेट में तुम्हें डेबिट या क्रेडिट लिख के देंगे। अगर ये डेबिट क्रेडिट लिख के नहीं दिया, वो तुम्हें पता क्या उठ के देंगे, हम वो देंगे तुम्हें सारे के सारे अकाउंट बनाने के बाद हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, पता है, वो लिखेंगे फॉलोइंग आर द ट्रायल बैलेंस ऑफ एबीसी कंपनी प्रीपेड ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, ऐसा क्वेश्चन लिख के देंगे। तो तुम्हें देंगे वो ट्रायल बैलेंस, तुम्हें समझना एक डेबिट होता है दूसरा क्रेडिट होता है, ठीक है। तो ये चीज भी देख के चलनी है। तो कमीशन में तुम्हारा डेबिट या फिर क्रेडिट लिखा हुआ सकता है, लेकिन इनकम में क्या लिखा है, क्रेडिट लिखा है ना। इनकम के अंदर क्या देखो, इसमें भी क्रेडिट आएगा और इसमें भी
क्रेडिट। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अब सुनो भाई, अगली बात करते हैं अगर हम फोर्थ की, वो है हमारे पास इंटरेस्ट रिसीव्ड। ठीक है, तो अगला क्या आ सकता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड। ठीक है भाई, देखो जो मैंने इंटरेस्ट रिसीव्ड लिखा है, अब इसमें क्या बातें आएंगी सामने, इंटरेस्ट रिसीव है ना, ये तो समझ जाओगे। लेकिन अगर सिर्फ इंटरेस्ट लिखा आएगा ना, ठीक है, तो वो मेरे पास क्या होगा, वो लिखा आएगा क्रेडिट साइड, मतलब कि क्रेडिट लिखा होगा। ठीक है, अच्छा पता है बहुत सारे बच्चे क्या मतलब कि क्या करते हैं, और टीचर क्या बताते हैं, टीचर बोलते हैं बच्चों अगर डिस्काउंट के साइड में क्रेडिट लिखा है, इसका मतलब तुम्हें प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में लिखना है, और अगर कमीशन में क्रेडिट लिखा है तो उसको तुम्हें मतलब कि सिंपल ऐसा बोलते हैं, अगर क्रेडिट लिखा हो गया तो क्रेडिट साइड। लॉजिक नहीं पता बच्चों को कि हाँ भाई यहाँ पे इनकम बढ़ रही है, ठीक है, उन्हें ये नहीं पता। लेकिन भाई ये सारी जो बातें हैं ना तुम्हें पता रहनी चाहिए, ठीक है, कि एक्चुअल बातें क्या क्या है और क्या क्या चीजें नहीं है। सुनो देखो भाई, यहां तक की पहले सारी बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद जो हमारे पास अगली बात है ना, वो बात करते हैं हमारे पास बैड डेब्ट रिकवर्ड। तो पहले ही बता चुका हूं, ठीक है, कि जो बैड डेब्ट रिकवर्ड क्या है। बैड डेब्ट रिकवर्ड, देखो भाई ऐसा हुआ है कि मान के चलो एक बंदे से मेरे को पैसे लेने थे, अब क्या हुआ कि वो बंदा भाग गया, गांव चला गया, ठीक है, मैं बोला पैसे डूब गए। उसके बाद ना वो क्या हो गया, एकदम से आ गया है, वो खूब गले मिल रहा है, और भाई कैसा यार, मैं तेरे को बिना पता गांव चला गया। अब सोचेंगे अच्छा चल ठीक है, अच्छा ये मान लो गांव से आ गया, मैं क्या समझूंगा, बैड डेब्ट रिकवर्ड मान लूंगा। कंपनी के अंदर प्रॉमिस वगैरह नहीं चलते, बोलते हैं मैं मार्क्सम खा के बोला तो पैसे दे दूंगा, कितने मार्क्सम खा ले, मानना नहीं है तुम्हें, पैसे आएंगे तो लिखेंगे बैड डेब्ट रिकवर्ड, वरना नहीं मानते। क्योंकि जो मैंने क्या बताया था कि जो अकाउंटेंट मतलब जो अकाउंटेंसी ओनली रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, सिर्फ पैसों से संबंधित जानकारियों को वो लिखता है। ठीक है, तो भाई उसके बाद हमारे पास जो सिक्स्थ है वो समझो, वो है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। भाई जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट है उससे इनकम आई है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। ठीक है, हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करी होगी तो वहां से हमें क्या है कि इनकम रिसीव हुई है, वो भी लिखेंगे इसी के अंदर। अगली बात कर देता हूं भाई, हमारे पास जो सेवेंथ है वो है मिसलिनियस इनकम। भाई मिसलिनियस इनकम क्या होती है, छोटे मोटे कहीं से पैसे मिलते जा रहे हैं, वो सारी चीजें। ठीक है, ओ खुदा, उसके बाद भाई जो एट्थ हमारे पास है वो है चलो देखते हैं और क्या क्या बातें आ सकती है। भाई देखो अभी तक तो इतनी ही बात है, तो पहले हमें ये सारी बातें याद होनी चाहिए। तुम्हें नॉर्मल सी बातें पता लग रही होगी कि जितने भी एक्सपेंसेस है, जितने भी हमारे पास एक्सपेंडिचर है ना, ये जो मैंने 1 से लेके तुम्हें टोटल 21 तक लिखवाए हैं, ये सारे के सारे तुम्हारे डेबिट साइड के पार्ट है। ठीक है, और ये जो 1 से लेके जो 7 तक मान लो, ठीक है, 1 से 7 है, ये सारे तुम्हारे क्रेडिट साइड के पार्ट है। ठीक है, तो अगर तुम इन सब में से कुछ भी भूलते हो, ठीक, तो अलग बात होगी थोड़ी सी। ठीक है, तो देखना फिर भाई क्या क्या बातें हैं। अब थोड़ा इसके आगे देखते हैं हमारे पास क्या चीज हो सकती है। सबका हो गया ना, सुनो भाई, तो इसके बाद ना हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस इसके, और क्वेश्चंस मैं तुमसे पूछूंगा भाई क्या क्या रीजन है इसके पीछे, मैं इसकी एंट्री यहाँ पे क्यों कर रहा हूं। भाई देखो अब ना एक छोटी सी कंफ्यूजन हो सकती है सबको, और वो कंफ्यूजन का नाम पता है क्या है, कंफ्यूजन का नाम है तुम्हारे पास ट्रेडिंग भी होगा, मतलब ट्रेडिंग के बैलेंस भी दे रखे होंगे और प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस दे रखे होंगे। तो तुम्हें इसमें समझना है कि भाई ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों को एक साथ कैसे टैकल करना है, तुम्हें दोनों को एक साथ कैसे डील करना है, वो भाई तुम्हारी पर्सनल वाली दिक्कत होगी, तो उसमें तुम्हें दिक्कत आएगी। और जहां तक मैं श्योर हूं, अगर तुम अच्छे से याद कर लेते हो तो दिक्कत नहीं आएगी, वरना भाई मेरे टाइम पे तो मेरे टीचर ने मुझे ऐसा बताया था ना
कि दिक्कत तो इतनी सारी आई थी, पूछो मत। जो हमारे स्कूल के टीचर थे उनसे बढ़िया ना वो क्या बोलते हैं, जो हमारे क्लासमेट थे वो पढ़ा रहे होते थे। देखो भाई साहब, तुम सबको निकालना है अभी इलिस्ट्रेशन नंबर निकाल लो। अच्छा 1 मिनट भाई, ये तो होता रहेगा। सब इसकी जर्नल एंट्री कर लोगे पक्का ना? जर्नल एंट्री बता रही है, इसके ट्रेडिंग की जर्नल एंट्री करनी है, सेम एज इट इज वही चीजें है, ठीक। तो एक बार क्या करना है, इसकी जर्नल एंट्री ना बुक के अंदर देख लेना कि कैसे कैसे करनी है। तो तुम्हें निकालनी है भाई इलिस्ट्रेशन नंबर 17, जो इलिस्ट्रेशन 17 है वो निकाल लो, क्या क्या है उसके अंदर देखते हैं। सुनो भाई, क्वेश्चन के अंदर कह रही कि फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस, चलो भाई ट्रायल बैलेंस दे दिया उसने पहले ही, ठीक है। ट्रायल बैलेंस देते ही हमारी आधी समस्या खत्म, ठीक। तो इसमें कह रहे फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ वेनकट पास क्लोजिंग एंट्रीज एंड प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। भाई सुनो, इसने क्या बोल रखा है कि पास क्लोजिंग एंट्रीज, भाई समझो क्लोजिंग एंट्री क्या होती है, जो हम जर्नल एंट्री पास करेंगे ना, ठीक है, वही सारी की सारी बात है। तो क्लोजिंग एंट्री तुम खुद पास कर लोगे, मैंने बता रखा है। लास्ट की कुछ एंट्रियां जो एंट्री है, ठीक है, वो सारी बता दूंगा, फिर देखना क्या है। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, पहले बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो पहले बना लेते हैं यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट। अच्छा भाई मुझे एक बात बताओ सब, जो अच्छा कब की बन रही है, एज ऑन 31 मार्च ना, एज ऑन 31 मार्च 2021। भाई ये बात बताओ कि जो ट्रेडिंग अकाउंट वगैरह ये जो हम बना रहे हैं, इसके अंदर डेट वाला कॉलम क्यों नहीं है? क्योंकि इसको एक ही दिन या 2 दिन के अंदर बनाया जाता है, ठीक। नॉर्मल सी बात है, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ये लिखा तो है एज ऑन 31 मार्च 2021, साल के लास्ट में बना रहे हैं ना इसको, इसीलिए ज्यादा बड़ा बन रहा है। वैसे भाई इतना बड़ा तो बनाना, ठीक है, इतना बड़ा बनेगा भी नहीं है, हमने बिना बात के बना दिया, फिर भी कोई ना, चलता है। और भाई ध्यान रखना, जो तुम्हें प्रैक्टिस करनी हो किससे करनी है, विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। अगर तुम पेंसिल भूलते हो तो तुम्हें दिक्कत आ सकती है। पता लग रहा है ना पेंसिल से क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि यहां देखो, यहां तो हम हाथ से साफ कर देंगे, तुम नहीं कर पाओगे, तुम खुद सफा हो जाओगे फिर। और भाई जो फॉर्मेट है उसमें कोई भी हल्की सी भी मिस्टेक नहीं करेगा, जैसा मैं हर बार बनवाता हूं वैसे ही सेम करना है ना। जैसा तुम ना जैसी प्रैक्टिस तुम करोगे वैसा ही सेम तुम एग्जाम के अंदर भी लिख के आओगे। ये बन गया हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। उसके बाद जो दूसरी बात करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और कोई शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करेगा, P&L अकाउंट, ये मत करना, ठीक है। तुम ना पता है, मैं मतलब कि जहां तो ना पेपर चेक करने वहां पे क्या होता है, बच्चों का P&L ये लिखा होता है सब जगह। तुम्हें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं करना है, मतलब कि जो P&L है वो नहीं करना है, पूरा क्या लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके नीचे लिखोगे एज ऑन 31 मार्च 2021, एज ऑन 31 मार्च 2021। एक बात और होती है भाई, कभी कभार पता है क्या लिखा होता है क्वेश्चन के अंदर, कि अकाउंट आर क्लोज ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर, ये भी लिखा हुआ आता है, ठीक है। तो देखो अब क्या क्या चीज है। पहला हमारे पास आ गया पर्टिकुलर अमाउंट, फिर पर्टिकुलर, भाई थोड़ा बड़ा सा बना रहा हूं ताकि तुम्हें दिक्कत ना आए।
ये पर्टिकुलर अमाउंट हो गया डेबिट और ये तुम्हारा क्रेडिट। ठीक है भाई, तो करना शुरू करें। अब सबसे पहला क्या लिखा हुआ है भाई हमारे पास, कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ है। तो देखो हमें ना करना क्या है, कैपिटल अकाउंट की एंट्री होगी दोनों में से कहीं, नहीं होगी, छोड़ दो। यहाँ पे हमारे पास है स्टॉक अकाउंट, ठीक है, स्टॉक का अकाउंट है, ठीक है। तो कब का ये 1 अप्रैल 2021 हम देखेंगे। हम ये मेरे पास 31 मार्च है, तो इस स्टार्टिंग क्या होगी, 1 अप्रैल होगी। और 1 मिनट 2020 है, ठीक है, 2021 नहीं है इसमें, 2020 1 अप्रैल 2020 है। तो इसका मतलब क्या, ओपनिंग स्टॉक है, करते चलो एंट्री। यहाँ पे टू ओपनिंग स्टॉक, और कितने का है भाई, 2 लाख रुपए। तो हमारे पास है 2 लाख। उसके बाद अगला है कैश एट बैंक। भाई कैश है बैंक के अंदर, क्या है हमारे पास, इसकी कहीं एंट्री होनी है क्या, नहीं होगी इसके अंदर। भाई एक बात ध्यान रख के चलना कि अगर ऐसी कोई एंट्रीज आती है, ये हमारी बैलेंस शीट से रिलेटेड होती है। बस में आ रही है, किससे रिलेटेड होती है, बैलेंस शीट से। तो बैलेंस शीट हम आगे देखेंगे और आगे ही जाके करेंगे, ठीक है। अगला है कैश इन हैंड, ये भी नहीं होगा। मशीनरी क्यों दे रखा है, सारे पागल बना रहे हैं हमारे साथ, बैलेंस शीट बनानी है। चलो देखो फिर भी भाई। अगला है फर्नीचर एंड फिटिंग, ये सारे के सारे हमने से बैलेंस शीट के दे रखा है इसने। चलो भाई कोई ना। अगला है परचेज। परचेज तो है हमारे पास, परचेज का अमाउंट तो आएगा ना, तो परचेज है हमारे पास 15 लाख रुपए। तो यहाँ पे लिख दो टू परचेज। भाई यहाँ लिखेंगे, सबको बताया ना, क्यों लिखेंगे यहाँ, क्योंकि रिटर्न भी हो सकता है, रिटर्न कुछ ना कुछ तो अमाउंट होगा ही होगा, जो आ जाएगा यहाँ लिख देना, वरना 0 करके आगे। तो भाई परचेज लिख लिया। वेजेस, ठीक है, तो वेजेस कहाँ आएगा हमारे पास, वेजेस अकाउंट। और वेजेस का कितना है भाई, वेजेस है हमारे पास 10 लाख रुपए। अबे 15 लाख की खरीद करिए, 10 लाख रुपए वेजेस पे करें, मतलब सेल्स बहुत अच्छा अमाउंट होगा फिर। भाई पावर एंड फ्यूल है 3 लाख, टू पावर एंड फ्यूल 3 लाख रुपए। उसके बाद है भाई हमारे पास नेक्स्ट, देखो भाई इसमें लिखा है फैक्ट्री लाइटिंग अकाउंट। फैक्ट्री का बता रखा है ना, तो समझ रहे हो ना, फैक्ट्री का एक्सपेंस है, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखोगे, लाइटिंग, ब्रैकेट में लिख सकते हो फैक्ट्री, या फिर आगे लिख सकते हो। कितने का है वो, फैक्ट्री है हमारे पास 20,000 रुपये, 20,000 रुपये का खर्चा है। हाँ भाई उसके आगे देखो क्या लिखा है हमारे पास, सैलरीज। सैलरीज इसमें आएगी नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी भाई, क्योंकि फैक्ट्री के मजदूरों को दिहाड़ी दी जाती है, और जो ऑफिस के मजदूर होते हैं उसको सैलरीज, ठीक है। तो सैलरी कहाँ आएगी हमारे पास, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। बहुत ही बेकार बना देता बड़ा हमने वैसे। तो टू, अच्छा भाई 1 मिनट, यहां थोड़ा देखो, सबसे टॉप पे सैलरी मत लिखना, एक कॉलम छोड़ के चलना हमेशा। बस में आ रही है क्यों, एक कॉलम हमारे पास या तो लॉस आ सकता है, इस साइड आएगा तो लॉस आएगा, उस साइड आएगा तो प्रॉफिट, ठीक है। मतलब कि यहां से जो बैलेंस होके जाएगा ना, तो ट्रांसफर जो होगा, ठीक है, उसके अंदर सारी बातें कर रहा हूं। तो मेरे पास क्या है, यहाँ पे एक कॉलम छोड़ के यहाँ पे क्या लिखेंगे, सैलरीज, ठीक है। और सैलरीज के अंदर क्या है हमारे पास, देखो कितने का है, 7 लाख रुपए सैलरी दे रखी है भाई उसने हमें, 7 लाख। फिर जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है डिस्काउंट अलाउ। भाई सिंपल सी बात बताओ, इस साइड का बैलेंस है वो डिस्काउंट अलाउ, तो टू डिस्काउंट अलाउ। कितने का डिस्काउंट अलाउ, 50,000 रुपए। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है भाई, अगला है डिस्काउंट रिसीव। तो भाई किस साइड आएगा, 30,000 रुपए का है। यहाँ पे भाई, यहाँ पे एक लाइन छोड़ के फिर लिखेंगे बाय डिस्काउंट
रिसीव्ड कितना कितना 30,000 का है ना, डिस्काउंट रिसीव्ड 30,000 रुपए। फिर अगला है हमारे पास एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, तो 2 एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस कितने का है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस 5 लाख, यहाँ पे हमारे पास है 5 लाख रुपए। फिर भाई अगला क्या है हमारे पास, जर्नल एक्सपेंसेस है, और जर्नल एक्सपेंसेस 4 लाख रुपए। जर्नल एक्सपेंसेस 4 लाख रुपए है। उसके बाद अगला है हमारे पास सेल्स, भाई सेल्स है 50 लाख की, देखो क्या था ना, मस्त अमाउंट आएगा। यहाँ पे है बाई सेल्स 50 लाख, और यहाँ पे लेस करके लिख दो रिटर्न। भाई देखो सबकी ये वाली हैबिट होनी चाहिए रिटर्न वाली, ठीक है, वरना तुम एग्जाम में बहुत ही इसमें ऐसे काटना शुरू करोगे ना, फिर देखना तुम्हारे क्या हालत होती है वहां पे। और उसके बाद अगला है हमारे पास, भाई देखो लास्ट में सेंड्री डेटर क्रेडिटर, इसकी कोई वैल्यू है नहीं है। भाई लास्ट में ना नीचे देखो, सबसे पहले जो तुम्हारे पास ट्रायल बैलेंस है उसके नीचे वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2,70,000। भाई देखो एक बात ध्यान रखनी है, इसे बोलते हैं एडजस्टमेंट, बोलते हैं क्या बोलते हैं इसे, एडजस्टमेंट। और एडजस्टमेंट ना हमें सबसे पहले करनी होती है, वैसे वो तो मैंने ठीक है यहाँ पे इग्नोर कर दिया, मुझे कोई सी लाइन लिखी है, लेकिन क्या है कि जब भी तुम्हारे पास एडजस्टमेंट आ जाए सबसे पहले तुम्हें क्या है वही करनी होती है। तो भाई यहाँ पे लिख देंगे बाई क्लोजिंग स्टॉक, और ये है 2,70,000 रुपए, 2,70,000। भाई देखो सारे के सारे आइटम खत्म है इसके, तो यहाँ पे 0 लिख के यहाँ लिख दो 15 लाख, और यहाँ भी 0 लिख के यहाँ लिख दो 50 लाख। तो भाई अब हम देखते हैं तो दोनों साइड में से टोटलिंग करके ज्यादा किसका है, ठीक है, दोनों साइड में से हमारे पास क्या है कि ज्यादा किस साइड वाले अमाउंट का है, शक्तिमान। सुनो भाई क्या हमारे पास यहाँ देखो नॉर्मल सा पता लग रहा है भाई इसी साइड का है, 52,70,000, 52,70,000, यहाँ पे भी 52,70,000। अब सुनो भाई, तो माइनस करते हैं इसमें से 52 लाख में से ये कितना हमारे पास, 10 लाख, 25 लाख, 26, 27 लाख, 28, 29, 30 लाख, और 30 लाख 20,000 समथिंग है ना, ध्यान कर, हाँ भाई 30 लाख 20,000 है, तो इसमें से माइनस कर दो तो कितना है, 32,50,000। अच्छा ठीक है 22,50,000 क्योंकि 30 है, ठीक है, तो कितना है 22,50,000। ये क्या भाई हमारे पास 2 ग्रॉस प्रॉफिट, नीचे लिखोगे ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो ये जो 22,50,000 है कहाँ ट्रांसफर होगा भाई, देखो ये हमारे पास क्या है, एक टाइप का प्रॉफिट है ना, ठीक है, तो प्रॉफिट हमारे क्रेडिट साइड में आएगा, ठीक, और जो लॉस होगा था वो डेबिट साइड में। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाई ग्रॉस प्रॉफिट, और कितने का भाई 22,50,000, 22,50,000। इतनी बात समझ में आ रही है। अब सुनो देखो भाई मैं ना फिर भी अगर ऐड करता ना इसी साइड का ज्यादा आ रहा है, बात समझ में आ रही है। तो मेरे पास क्या है 22,50,000 और फिर यहाँ पे कितना है 30,000, तो 22,80,000, कुछ ज्यादा बड़ा बनाया भाई ऐसे, तो ये कितना है 22,80,000, 22,80,000, ठीक है। अब सुनो तो इसको माइनस कर दो, 22,80,000 में से 4 लाख 5 4 9 लाख और फिर जाके 7 लाख 16,50,000, तो 22 में से 16 माइनस करेंगे कितना आएगा 6 लाख और 30,000, ठीक है भाई 6 लाख
30,000। इसको लिखते हैं नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट। हाँ भाई, इतनी बात समझ में आई सबको कि मैंने कैसे कैसे किया है। भाई देखो, जब ना लास्ट में पहुंच जाओ ना तो इस पूरे को थोड़ा ढंग से क्लोज कर दिया करो, फॉर्मेटिंग थोड़ी अच्छी हो जाती है इसकी। फिर देखो, इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें समझनी क्या है, जब भी तुम क्वेश्चंस करोगे ना, मान लो तुम्हारे पास सारे के सारे अकाउंट उसने बनाने के लिए बोल दिए, उसने बोला ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, तीनों बोल दी। हम क्या करेंगे भाई, ट्रेडिंग अकाउंट तो बनाएंगे पहले भैया ना, सुनो, सबसे पहले फॉर्मेट बनाना है। सबसे पहले फॉर्मेट बनाने के बाद जो जो अमाउंट आधा जा करते जाओ, वरना बहुत सारे लोग पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, फिर करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे भाई, एडजस्टमेंट। अगर एडजस्टमेंट आती है सबसे पहले उसको करते हैं, ठीक। उसके बाद की बात बाद में देखी जाती है। तो ये वाली बात पता लग रही है, ठीक। और सुनो भाई, इसकी जो हमारे पास ये जनरल एंट्रीज जितनी बनती है ना, वो सारी की सारी तुम्हें करके लेके आनी है, ठीक है। अब ना जो तुम्हारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो बैलेंस शीट के ऊपर होगी। तो मैंने तुम्हें पहले करवाई थी बैलेंस शीट, याद है? फर्स्ट टर्म में जो करवाई थी, फर्स्ट टर्म की जो तुम्हारे पास बैलेंस शीट है उसको एक बार अच्छे से पढ़ के आना, ठीक। उसके बाद देखते हैं कि आगे बात हमारे सामने आती है। करो से नोट डाउन अब।